जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का। मैं आपके लिए मैथ्स के मॉक टेस्ट लेकर आया हूं। आज ये दूसरा मॉक टेस्ट है, इससे पहले एक हो चुका है। अगर नहीं देखा है तो चैनल पे जाके देख लीजिएगा। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसमें अगर आप पीडीएफ नोट्स या मॉक टेस्ट पाना चाहते हैं तो इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ से आपको सारी अपडेट और क्लासेज की लिंक वगैरह मिलती रहेंगी। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो सीआई और एसआई का। लेकिन मैं क्लास शुरू करने से पहले एक बात बता दूं कि आपने एमपीएसआई का प्री दिया है, इसका मतलब आपको मैथ्स आती है। ऐसा नहीं कि मैथ्स नहीं आती। और मैथ्स के जितने हल्के फुल्के क्वेश्चन आते हैं वो प्रीलिम्स में आ सकते हैं, आए भी हैं। मैंने देखा कि बहुत इजी क्वेश्चन आए थे, लेकिन मेंस में हल्के नहीं आएंगे। उसका दूसरा कारण ये भी है कि बहुत लिमिटेड टॉपिक है मेंस के अंदर, 7-8 टॉपिक ही दिए हैं, उनमें से ही आना है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन हर टॉपिक से ज़्यादा भी होंगे और क्वेश्चन का स्तर अच्छा होगा, क्योंकि अगर एक टॉपिक से एक क्वेश्चन आना है तो कितना मुश्किल देगा। लेकिन एक टॉपिक से अगर 4 क्वेश्चन आना है तो एक सरल होगा, 2 सरल होंगे, 2 तो मुश्किल होंगे। तो मैंने भी कोशिश की इस सेट में अच्छे क्वेश्चन और ढंग के क्वेश्चन लेने की। चलिए तो शुरू करते हैं कि 3 वर्ष के लिए किसी राशि पर चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो 186 रुपये। मूलधन की राशि ज्ञात करें, ये मानते हुए कि दोनों मामलों में ब्याज दर 10% है। तो मैं आपको एक डायरेक्ट रिजल्ट बताता हूँ कि इस रिजल्ट के माध्यम से आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हो। अगर याद है D3 3 वर्ष का डिफरेंस का मैं एक फॉर्मूला या फिर रिजल्ट डायरेक्ट लिख देता हूँ, P इंटू R/100 का होल स्क्वायर। इतना जो होता है वो 2 वर्ष का होता है। अगर इसमें गुणा करके 300 प्लस R/100 कर दो, 300 प्लस R/100 कर दो तो ये 3 वर्ष के CI और SI का अंतर हो जाएगा। अब मैं कोई रेशो मेथड नहीं बता रहा, कुछ नहीं बता रहा, मैंने आपको डायरेक्ट एक रिजल्ट बताया। अगर आप इसमें वैल्यू रखते हो तो सीधे आंसर आ जाएगा। अंतर कितना दे रखा है सर? 186। प्रिंसिपल मुझे निकालना है, मूलधन निकालना है, तो P R कितना? 10%। 10/100 करोगे आप, का स्क्वायर करना है आपको, इंटू 300 में 10 जोड़ो तो 310/100 लिखते हैं सीधे। अब आपको पता है कि इसका स्क्वायर करने से पहले अगर मैं एक 0 से 0 काट दूं तो 1/10 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा? P इंटू 1/10 का स्क्वायर 1/100। और यहाँ एक 0 से 0 काट दूं तो ये कितना आ जाएगा? 31/10 बराबर में कितना? 186। में इसको यहाँ भी लिख सकता हूँ 186। अब आपने देखा 31 से इसको भाग देंगे तो 6 बार चला जाएगा। और इधर कितना है? 100 गुणा 10 1000। तो P बराबर जब 1000 का गुणा यहाँ करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6000। P बराबर कितना आ जाएगा? 6000। यही इस क्वेश्चन का उत्तर है। बस इतना सही है। आपकी करने की अप्रोच सही होना चाहिए, है ना। अप्रोच बस सही है तो क्वेश्चन आसान होते हैं। अर्थमेटिक में क्वेश्चन मुश्किल नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक स्कूल में विद्यार्थियों की कुल संख्या 150 है। यदि लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या कुल का x% है तो स्कूल में लड़कों की संख्या होती है। क्वेश्चन में बोला गया कि एक स्कूल में जो टोटल लड़के और लड़कियां वो 150, इसमें लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं। इसमें जो बॉयज़ हैं, नंबर ऑफ बॉयज़ वो x है। लड़कियां कितनी होंगी साहब? सर लड़कियां हो जाएंगी 150 माइनस x। अगर लड़के x हैं 150 में से तो लड़कियां कितनी बचेंगी? बोले बाकी बची 150 माइनस x, वो लड़कियां होंगी, ये गर्ल्स होंगी। चूंकि वो कह रहा है कि जो लड़कियां हैं वो स्कूल की कुल संख्या का x% है। लड़कियां जो हैं वो स्कूल की कुल संख्या का x% है। कुल संख्या कितनी? 150। इसका x% क्या होता है? बोले x/100। इतनी लड़कियां हैं। सर लड़कियां हमें यहाँ भी तो दी हैं, कितनी दे रखी हैं? वो 150 माइनस x। तो मैं इससे इसकी तुलना कर दूँ, ये भी लड़कियां साहब, ये भी लड़कियां, तो बराबर कर सकते हैं। वो कह रहा है कि टोटल का x% है, मैं कह रहा हूँ कि 150 माइनस x है, तो दोनों बातों को बराबर कर देते। दोनों बातों को सर बराबर कर दिया। 50 से 2 बार कट गया, 50 से 3 बार कट गया, ये 3x हो गया। 2 का गुणा इधर कर दो तो 3x बराबर कितना आ जाएगा? 300 माइनस 2x। अब 2x को यहाँ ले जाओगे तो 5x। 5x बराबर अगर 300 है तो x बराबर क्या? 60 आ जाएगा। वो यही तो पूछ रहा था आपसे, x का मान। लड़कों की संख्या मतलब x, तो लड़कों की संख्या कितनी है सर? 60। लड़कों की संख्या 60। अच्छा, इस पे भी क्वेश्चन नंबर बने, पिछले वाला भी बने। यार ये तो गलत बात है, 2 हो गए क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन ज़्यादा मिलेगा आपको आज, कोई बात नहीं है। पर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको हल करना है और ये बताना है कि सर टी का मान बताओ। तो इसमें कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन से मतलब आपको एलसीएम लेना आना चाहिए। अब मैं ऐसा बोलता हूँ बार बार कि इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब एक टीचर की दृष्टि से कुछ नहीं है, लेकिन स्टूडेंट को वहाँ 50 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के आएंगे और 50 क्वेश्चन आपका जो भी सब्जेक्ट उसके साथ रहेगा पार्ट बी में, वो उसके भी आएंगे पार्ट ए के। तो आपके पास प्रेशर होता है हर एक टॉपिक को डील करने का, टीचर के पास प्रेशर नहीं है। वो 25 क्वेश्चन कराने आया शांति से,
तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। मैं कह सकता हूँ कि बहुत ईजी है, लेकिन हर चीज़ ईजी नहीं होती है। अब देखिए इसका एलसीएम लेना है मुझे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 और 4 का 12। 4 से भाग देंगे, 3 बार जाएगा, 3 का गुणा 3 टी में करेंगे तो 90 माइनस 3 दूनी 6। अब ये माइनस का चिन्ह लगाए तो माइनस। अब 3 का भाग 12 में देंगे 4 बार, 4 का गुणा ऊपर होगा तो 4 दूनी 8t, 8t माइनस का हो जाएगा। ये माइनस और प्लस माइनस बन जाएंगे। माइनस का कितना हो जाएगा, 4 का गुणा करने पर 12, 3 में 4 का गुणा करूँगा तो 12 आ जाएगा। और यहाँ भी कुछ नहीं है तो एलसीएम ले लूँ इसका। मैंने कहा इधर एलसीएम 3 आ जाएगा, ये तो 2 रहेगा, माइनस का 3t हो जाएगा, माइनस का 3t हो जाएगा। अब देखो इस 3 से 12 4 बार कट जाएगा और 4 का क्रॉस मल्टीप्लाई होकर यहाँ आ जाएगा। अगर मैं 9 और 8 में से 9t में से 8t घटाऊँ तो 1t बचेगा, और माइनस का 6 माइनस का 12 यानी माइनस का 18 हो जाएगा, बराबर 4 का गुणा करोगे तो क्या बन जाएगा, 8 माइनस 12t, 8 माइनस 12t। ये 12t माइनस का इधर जाएगा तो 13t हो जाएगा, 13t। और ये 18 इधर आएगा तो माइनस का आके प्लस का हो जाएगा, यानी 26। कितना हो जाएगा, 26। और 13 से अगर 26 को काटते हैं तो t का मान 2 आ जाएगा। t का मान कितना आ जाएगा, वो भी पॉजिटिव आएगा। तो इतना सा था। कैलकुलेशन तो करनी पड़ी ना भाई, तो कैलकुलेशन भी आना चाहिए, एलसीएम भी लेना आना चाहिए। और मेन बात है कि आप कम समय में, कम से कम समय में कैसे कर पा रहे हैं गलतियों से बचते हुए। चलिए अगला क्वेश्चन हमने मेंसुरेशन का लिया। बोला गया है कि 42 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर वाले घनाभ से 6 सेंटीमीटर कोर वाले कितने घन काटे जा सकते हैं। जब हम एक 3 डायमेंशनल फिगर से दूसरा 3 डायमेंशनल फिगर बनाते हैं तो उनके वॉल्यूम बराबर होते हैं, यानी आयतन बराबर होते हैं। तो मैंने कहा घन का आयतन जो होगा वो ही किसका होगा, घनाभ का आयतन। ये वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं, आपको समझ में आना चाहिए इतना, पर कोई भी नया बच्चा देख रहा है तो उसको बात समझ में आनी चाहिए, मैंने इसे लिख दिया है। अब घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब होता है। घन की भुजा कितनी है, 6, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, बोले 6 गुणा 6 गुणा 6। घनाभ का आयतन कितना होगा, तीनों भुजाओं का गुणनफल, यानी 42 गुणा 36 गुणा 24। अब हमको क्या करना था, अगर मैं एक 6 से 42 को भाग दूं तो 7 बार जाएगा, दूसरे 6 से 36 को भाग दूं तो 6 बार जाएगा, तीसरे 6 से 24 को भाग दूं तो कितनी बार जाएगा सर, 4 बार जाएगा। अब वो कह रहा है कितने घन काटे जा सकते हैं, तो मैंने कह दिया सर n घन काटे जा सकते हैं, तो n का मान निकाल लो। इनका गुणा करके 6 7 42, 42 का 4 में गुणा करोगे तो 168 आ जाए। कितना आ जाएगा भैया, 168। सी इज द करेक्ट उत्तर। तो इतने छोटे छोटे घन बनाए जा सकते हैं। n घन बनाए जा सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है CSI का, साधारण ब्याज का है। एक धनराशि, ये दोनों ही टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन है। एक धनराशि 2 वर्ष के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर रखी गई। यदि धनराशि 3% अधिक दर पर रखी जाती तो 72 रुपये बढ़ोतरी हो जाती। सवाल को समझना। एक बात और याद रखना कि जब हम प्रिंसिपल को परसेंटेज में डील करते हैं तो प्रिंसिपल को 100% मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ब्याज जो भी बढ़ता है 100 के ऊपर ही मिलता है। जैसे हमने किसी को 1000 रुपये उधार दिए तो 1000 तो मिलना ही मिलना है, उसके ऊपर ब्याज भी मिलना है। तो प्रिंसिपल हमेशा कितना होता है, 100% होता है, जब हम सवाल को परसेंटेज में डील करें। 2 वर्षों के लिए पैसा उधार दिया, पता नहीं कितना दिया था, लेकिन वो ये कह रहा है कि अगर दर 3% की दर से, अगर दर 3% ज़्यादा रख देते तो उन्हीं 2 वर्षों में 72 रुपये ज़्यादा मिल जाते। 2 वर्षों में अगर 3% की रेट ज़्यादा रख देते तो 72 रुपये ज़्यादा मिल जाते। इस 3% की वजह से 72 रुपये मिल रहे हैं सर, ये कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 6%। 6% की वैल्यू 72 आ गई सर, तो 1% का मान कितना आ जाएगा सर, 1% का मान 12 आ गया। सर प्रिंसिपल कहता है 100%, परसेंटेज में जब भी हम बात करेंगे तो 100% का मान कितना होगा, बोले 12 के आगे 2 जीरो चिपका दो 1200, 12 के आगे 2 जीरो चिपका दो 1200, बात खत्म। ठीक है, नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में बस इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि सर ये कैसे पैटर्न, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। ये 483 483 483, अगर हम ध्यान से देखें, अगर मैं इसको ये मान लूँ तो ये क्यूब है
और ये 517 517 517 यानी ये b क्यूब है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये लिखा है a क्यूब यानी पहली संख्या का क्यूब प्लस दूसरी संख्या का क्यूब बटे में ये दूसरी संख्या है, ये पहली संख्या है, तो वो ये कह रहा है कि ये दूसरी संख्या का स्क्वायर। और अगर मैं इन दोनों को देखूं तो माइनस का a भी है प्लस का a स्क्वायर है। अब आपको एक आइडेंटिटी पता होना चाहिए कि a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। यहाँ बटे में क्या लिखा हुआ है, अगर मैं इसकी तरह इसको लिखूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ये ए स्क्वायर रहा प्लस ये बी स्क्वायर रहा और माइनस का ए भी है, अब आप देखेंगे कि ये दोनों वैल्यू एक जैसी 3 सर कट गई ऊपर नीचे से, बचा क्या फाइनली ए प्लस बी का मतलब ये है 483 प्लस 517, 483 प्लस 517। अगर दोनों को जोड़ते हो तो 1000 आ जाएगा, दोनों को जोड़ोगे तो 1000 आ जाएगा, तो 1000 इस क्वेश्चन का एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन इस व्यंजक को देखें और उत्तर बताएं। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखने की जरूरत है, बस देखने भर से उत्तर कर दोगे। यहाँ क्या लिखा है 48 गुणा 999 बराबर 10, और ऑप्शन कैसे दिए हैं, मैं गुणा नहीं करके देख रहा हूँ, ऑप्शन देख रहा हूँ मैं। ऑप्शन में क्या दिया है कि इस संख्या में या तो गुणा हो रहा है 12 का, या 4 का भाग लग रहा है, या 12 का भाग लग रहा है, या 3 का भाग लग रहा है। आंसर इस फॉर्म में देना है। अब मुझसे पूछा क्या गया, इसके आधार पर ये बताओ तो निम्न में से कौन सा व्यंजक 12 गुणा 333 के बराबर होगा। मैंने कहा कि अगर 48 और ये कितना था 999, इसको अगर मैं 4 से भाग दे दूं और इतने को मैं 3 से भाग दे दूं, 4 से भाग देने पर क्या हो रहा है 1 2 1 2, और 3 से भाग देने पर ये क्या हो रहा है 3 3 3, मतलब मुझे इसका ही मान तो चाहिए। ये कैसे आ रहा है 4 और 3 से भाग देने पर, 4 और 3 मतलब 12 से भाग देने पर। तो सर 12 से भाग किस ऑप्शन में दिया जा रहा है, सी में। 12 से किस ऑप्शन में भाग दे रहे हैं, सी में, बात खत्म, उत्तर आ गया। बहुत बढ़िया सवाल था। एमपी पुलिस 2023 में सवाल पूछा गया कि एक खेल अकादमी में आधे लड़के क्रिकेट खेलते हैं, 1/4 टेनिस खेलते हैं, उनका 1/8वां हिस्सा 1/8 हिस्सा टेबल टेनिस खेलते हैं और 1/16 हिस्सा बेसबॉल खेलते हैं और बाकी तैराकी करते हैं। यदि टेनिस खेलने वाले लड़कों की संख्या 160 है तो तैराकी करने वाले कितने। तो मैंने कहा जब भी ऐसा सवाल आए फ्रैक्शन में हो, 1/2 हो, 1/4 हो, 1/8 और 1/16, इतनी संख्या है, तो मैंने कहा इनका एलसीएम लो। सबका एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आएगा बेटा 16 आएगा, एलसीएम आएगा 16। ये जो 16 एलसीएम आया इसी को आप टोटल मान लो, इतने बच्चे हैं, टोटल बच्चे इतने हैं, जितना एलसीएम आया उतने टोटल बच्चे। अब टोटल में से इसका 1/2 निकालोगे तो 8 आएगा। ये क्या खेलते हैं क्रिकेट। फिर 1/4 निकालोगे इसका तो 4 आएगा। ये क्या खेलते हैं 1/4 हिस्सा टेनिस और 1/8 टेबल टेनिस। इसका 1/8 करोगे तो क्या आएगा 2 टेबल टेनिस खेलते हैं और 1/16 बेसबॉल। इसका 1/16 करोगे तो 1, ये खेलते हैं बेसबॉल। अब ये हो कितने गए 4 और 8 12 और 2 14, 1 15, तो एक और बचा। एक जो बचा वो कौन है तैराकी करता है। वो पूछ रहा है कि तैराकी करने वाले लोग कितने हैं, लेकिन बताना कैसे है सर, बताना ये है हमें, वो बोल रहा है पहले से कि टेनिस खेलने वाले लोगों की संख्या 140 है। मेरे हिसाब से टेनिस खेलने वाले लोग 4 थे, तो 4 यूनिट की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी 160, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा काटने पर 40। 1 यूनिट का मान बेटा कितना आ गया 40, और मुझे यही बताना था तैराकी करने वाले लोग कितने 1 यूनिट, यानी 1 यूनिट मतलब 40 बच्चे। कितने 40 बच्चे, डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो। क्वेश्चन देखने में जितना भयानक है सॉल्यूशन उतना ही प्यारा है, बहुत छोटा है। अगला क्वेश्चन मेंसुरेशन से है। क्वेश्चन है कि एक समांतर चतुर्भुज की 2 भुजाओं का अनुपात 3:5 है। समांतर चतुर्भुज बेटा कैसा होता है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं और बराबर भी होती हैं, समांतर होती हैं और बराबर भी होती हैं। तो ये समांतर भुजाएं, ये दोनों समांतर हैं, ये दोनों समांतर हैं और बराबर भी हैं आपस में, और इनका अनुपात 3:5 है। सर ये अगर बड़ी वाली 5 है तो ये छोटी वाली 3 होगी, क्योंकि ऊपर वाली तो इसके बराबर है, 5 3 5 3। मैं इसके साथ में x रख दूं और इसके साथ में x रख, ये 5 है तो ऊपर वाली भी 5x हो जाएगी। अगर ये साइड वाली 3x है तो ये वाली भी 3x हो जाएगी, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं समांतर चतुर्भुज में बराबर होती हैं। समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी होती है
कि इसमें आमने सामने की भुजाएं पैरेलल भी होती हैं, मतलब समांतर भी होती हैं, और इक्वल यानी कि बराबर भी होते हैं। अब उसमें दिया है इसका अनुपात, सॉरी परिमाप। अगर मैं इस समांतर चतुर्भुज की पैरेललोग्राम के परिमाप की बात करूं तो परिमाप क्या होता है? चारों भुजाओं का योग। मैंने चारों भुजाओं को जोड़ूं तो 10 और 6 16, कितनी होगी? 16x। 16x का मान सवाल में कितना दे रखा है? बोले 48। तो एक x बराबर कितना आ जाएगा? 3। x बराबर 3 आ गया बेटा, तो आप ओरिजिनल वैल्यू बता पाओगे? ये 15 और ये कितनी आ जाएगी? 9। और मुझे लगता है यही पूछा गया था हमसे, भुजाओं का मान। भुजाओं का मान पूछा गया, कितना आ जाएगा? 9 अनुपात, सॉरी 9 और 15, 9 और 15। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत शानदार सवाल। शायद आपने पहले ऐसा सवाल नहीं पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है, पढ़ लिया तो भी अच्छी बात है। मैं आपको एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताने वाला। एक बैग में 5 सफ़ेद, 8 लाल और 3 नीली टोपियां हैं। यदि थैले से रैंडमली 3 टोपियां निकाली जाएं, कितनी? 3 टोपियां निकाली जाती हैं, तो सभी के नीली होने की क्या संभावना? सभी के नीली होने की। अब देखो, ये वो क्वेश्चन है जिसमें एक नहीं निकाल रहे, 2 नहीं निकाल रहे, 3 निकाल रहे हैं। जब हम एक निकालते हैं तो प्रोबेबिलिटी सीधे लगा सकते हैं, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। लेकिन जब 3-3 निकालना हो तो या तो कॉम्बिनेशन लगाओ। कॉम्बिनेशन नहीं लगाना है तो दूसरा तरीका ये है कि मैंने कहा टोटल कितनी है? बोले टोटल है ये 3 और 8 11, 11 5 16। जब ये 16 टोपियां थी और मुझे किन में से निकालनी है? नीली टोपी। नीली टोपी मतलब 3 ही है। नीली टोपी कितनी है? 3, और टोटल टोपियां कितनी है? 16। तो अनुकूल परिणाम 3 ही हो सकते हैं। अब पहली बार में मैंने एक टोपी निकाली, जब 3 नीली टोपी थी तब एक टोपी निकल गई हमारी। अभी 2 टोपी निकालना बाकी है, लेकिन एक टोपी तो निकल के आ चुकी इधर। अब टोटल नीली टोपियां तो 2 ही रह गई, बटे टोटल टोपियां 15 रह गई। जब एक टोपी निकल गई तो टोटल नीली 2 रहेंगी, तो कुल में भी तो 1 की कमी आ जाएगी। अब दूसरी टोपी भी निकल गई, एक और निकल गई। अब नीली टोपी कितनी बची? 1, लेकिन टोटल कितनी बची? अब 14 बची। बस इसको हल कर दो, इसको हल कर दो और आपका उत्तर आ जाएगा। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। 3 से इसको काटोगे 5 बार, 2 से काटोगे इसको 7 बार, 7 पंजे 35 गुणा 16, 16 पंजे 80 और 16 तिये 48 और 8 56। ये 560 आ गया, ऊपर 1 है, 1/560। 1/560 किस ऑप्शन में है? सी में है। बहुत प्यारा सवाल है। नेक्स्ट, डेटा का बहुलक क्या होगा यदि इसकी माध्यिका और माध्यक्रम से 12 और 11 है? 12 और 11। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको माध्य, माध्यिका और बहुलक का रिलेशन पता होना चाहिए। वो रिलेशन क्या होता है? बहुलक बराबर होता है, यानी मोड बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। हमसे पूछा क्या गया है? सर बहुलक पूछा गया। माध्यिका 12 है, माध्य 11 है, तो 3 गुणा माध्यिका, 3 गुणा 12 कितना हो जाएगा? 36, और 2 गुणा माध्य कितना है सर? 11। 3 × 12 और 2 गुणा 11, 36 - 22 = 14। उत्तर हो जाएगा 14। बहुत इजी क्वेश्चन, लेकिन ये इजी तभी हो सकता है दोस्तों जब आपको ये बात पता हो। अगर ये बात आपको नहीं पता तो ये क्वेश्चन फिर आसान नहीं है। मतलब आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल बहुत बेहतरीन है। इसमें आपको बहुलक निकालना है, लेकिन बहुलक किसका निकालना है सर? बहुलक इस डाटा का निकालना है। बहुलक इस डाटा का निकालना है। ये x दिया है मतलब आंकड़े, और ये f मतलब बारंबारता दी है। तो मैं यहाँ पे इस टेबल को बनाता हूँ। x मतलब आंकड़े, आंकड़े कैसे दिए? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। अब आप सोचेंगे कि इतना बड़ा सवाल, इतना टाइम लग रहा। एक आध सवाल ऐसा आएगा जो आपका टाइम खाएगा, लेकिन देना पड़ेगा क्योंकि हमें सभी को हल करना है। ये आपको शायद ऐसे समझ में नहीं आ रहा हो, ये एक्चुअल में टेबल में आता है डाटा। वैसे तो टेबल बनी होती है, ऊपर डाटा है और ये सबकी फ्रिक्वेंसी है। अगर मैं ऐसे इनके बीच में लाइन खींच दूँ तो ये इसके लिए है, इसके लिए ये है, इसके लिए ये है, फिर अगले के लिए है। तो पहले 2, 3, 8, 14, 10, 3। ठीक, ये इनकी बारंबारता यानी कि फ्रीक्वेंसी है। अब बहुलक निकालने के लिए मुझे क्या करना होता है? बहुलक का नियम ये कहता है, बहुलक कहता है
कि सर जिसकी बारंबारता मैक्सिमम होती है, जिसकी फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम होती है यानी सर्वाधिक होती है, वही बहुलक होता है। सर यहाँ पर मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी तो 14 है और 14 के सामने तो 30 से 40 रेंज दे रखी है, ये तो बहुलक हो नहीं सकता। बहुलक तो तब होता है जब फिक्स वैल्यू होती, तो हमें एक फार्मूला लगाना पड़ता है बहुलक का। बहुलक यानी जेड का फार्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। सर ये चीज़ें कहाँ से लेके आएंगे? तो जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है उसकी जो लोअर क्लास लिमिट है, सबसे छोटी वैल्यू है, वो L का मान है। इस 14 से पहले वाला जो मान है वो F0 का मान है, और ये जो 14 है वो F1 का मान है, और इसके बाद वाली जो वैल्यू है वो F2 का मान है, वो F2 का मान है। और इनका कहीं भी अंतर देख लो, इस क्लास इंटरवल का, इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल या क्लास इंटरवल, इनका जो डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है वो आई की वैल्यू है। वो किसकी वैल्यू दोस्त? आई की वैल्यू। बस आपको वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। एल का मान कितना है बेटा? 30। F1 बराबर कितना है सर? 14। F0 8 है, तो 2F1 14 दूनी 28 हो जाएगा, माइनस 8 माइनस 10 इंटू आई का मान कितना है बेटा? 10 है। आई की वैल्यू 10। अब एक स्टेप में सॉल्व हो जाएगा। 30 प्लस 14 में से 8 गया 6 बटे में 28 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा? 10 गुणा में 10। आपको पता है एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 6 में 30 जोड़ना है बस आपको, उत्तर आ जाएगा 36। उत्तर कितना आ जाएगा भाई? 36। बस इतना सा ही क्वेश्चन था। क्लियर है बात? नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है ये घातांकर्णी का सवाल है। घातांकर्णी का नेगेटिव साइन के साथ कैसे सॉल्व करते हैं ये देखते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर कहीं लिखा है n की पावर x की पावर माइनस n, तो हम इसको लिख देते हैं 1 बटे x की पावर n। दूसरी बात, कहीं लिखा है x बटे y की पावर माइनस n, तो मैं इसको लिख देता हूं पावर को पॉजिटिव करने के लिए y बटे x की पावर प्लस की। इसकी पावर को पॉजिटिव करने के लिए क्या लिख देते हैं? ठीक है, पलट के लिख देते हैं। मतलब जो अंश और हर होते हैं इनको पलट देते हैं। अगर पावर को पॉजिटिव करना है तो अंश और हर को आपस में पलट देते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, मैं फटाफट टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 1 बटे 216 की पावर माइनस 2 बटे 3 है, तो मैं क्या लिखूंगा? 216 की पावर, पलट दिया मैंने, 216 बटे 1 कर दो, और 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है, पावर कितनी हो जाएगी? 2 बटे 3 प्लस 1 बटे 256 है तो इसको 256 की पावर 3 बटे 4 लिख लेंगे, प्लस 1 बटे 32 को क्या लिख लेंगे? 32 की पावर 1 बटे 5। अब अभी सॉल्व नहीं हुआ ये सर। 216 की हमें ऐसी पावर लिखना है कि नीचे वाली पावर कट जाए, 3 4 5। तो मैंने कहा ये 6 की पावर 3 होता है गुणा 2 बटे 3, प्लस 256 4 की पावर 4 होता है इंटू 3 बटे 4, प्लस 32 क्या होता है? 2 की पावर 5 गुणा 1 बटे 5, 1 बटे 5। अब आपने देखा 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 5 से 5, 6 की पावर 2 तो 36 होता है सर, और 4 की पावर 3 64 होता है, प्लस 2 की पावर 1 2 होता है, बस जोड़ना है। तो 36 और 64 100 और 2 102। उत्तर कितना आ जाएगा? 102। 102 इज द करेक्ट उत्तर। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। जेल प्रहरी में पूछा गया, व्यापम का ही क्वेश्चन है भाई। चलिए एक और क्वेश्चन लिया है मैंने प्रोबेबिलिटी के। प्रोबेबिलिटी के 2-3 क्वेश्चन लिए हैं कि प्रोबेबिलिटी टॉपिक है, और हो सकता है दो या 2 से ज़्यादा भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए इसमें बोला गया कि अच्छी तरह फेंटे गए ताश के गड्डी से 2 पत्ते निकाले जाते हैं, तो दोनों पत्तों के काले होने की प्रायिकता ज्ञात करो। और ऑप्शन जब मैंने देखे तो ये कॉम्बिनेशन में ऑप्शन दे रखे हैं, मतलब परमुटेशन कॉम्बिनेशन आना चाहिए आपको। अब परमुटेशन कॉम्बिनेशन के फॉर्म में भी आंसर आ सकता है, हो सकता है नंबर में भी आंसर आ जाए। तो मैं पहले इस कॉम्बिनेशन में आंसर देता हूँ आपको। आपको इतना तो पता है कि पूरे पत्ते कितने होते हैं? 52 में से काले कितने होते हैं? 26, और लाल कितने होते हैं? रेड कितने होते हैं? 26। बस मुझे इतनी सी जानकारी का पता होना जरूरी है। मैंने कहा प्रायिकता क्या कहती है? प्रायिकता का नियम कहता है अनुकूल यानी फेवरेबल बटे कुल। फेवरेबल कौन से? जिसके बारे में बात की जाए। सर यहाँ पे फेवरेबल कौन से पत्ते हैं, अनुकूल कौन से परिणाम है? बोले काले पत्ते निकलना। तो मैं पहले काले पत्तों की प्रायिकता निकालूंगा। तो काले पत्ते टोटल कितने हैं? बोले 26।
अच्छा, एक फार्मूला होता है, इसके लिए वही तो दिक्कत है, सब कुछ बताना पड़ेगा। एक फार्मूला होता है एनसीआर। एनसीआर को सॉल्व कैसे करते हैं सर? इसको सॉल्व करते हैं एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। इसको भी सॉल्व करना पड़ता है, तब जाके फाइनल आंसर आता है। अब देखो, ध्यान से देखो, लेकिन हमें इसको सॉल्व पूरा नहीं करना था, हमें तो फैक्टोरियल इसके रूप में लिखना था। तो एन मतलब टोटल कितने, तो 26 टोटल पत्ते थे, और उसमें से कितने काले निकालने थे, बोले 2। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है, कॉम्बिनेशन निकाला मैंने, काले पत्ते का निकाला है ना। अब मैं कुल की बारे में बात करूं, कुल, तो कुल पत्ते कितने हैं, बोले 52, और 52 में से निकालने कितने हैं सर, 2। तो ये कुल हो गया। अगर मैं इसको इसमें रखूंगा तो क्या बोलूंगा सर, 26C2 बटे में 52C2, 52C2। एक तरीका तो ये हो गया इस फॉर्म में आंसर देने का, और आंसर आ जाएगा ए, आंसर आ जाएगा ए। दूसरा तरीका, अगर ये क्वेश्चन आपसे वैसे पूछा जाता जिसमें आपको नंबर्स में आंसर देना होता, तो मैंने जो थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन करवाया था प्रोबेबिलिटी का, वैसे करते। मैं बोलता हूँ 2 पत्ते निकालने हैं, कितने में से, 52 में से। चूंकि जब वो काले पत्ते निकालने जाएगा और एक पत्ता खींचेगा, तो वो कितनी संभावना है सर काले पत्ते आने की, बोले 26, पत्ते तो 52 है। फिर जब एक पत्ता निकाल के गड्डी से अलग कर दिया, एक पत्ता निकाल के बाहर कर दिया, अब पत्ते कितने बचे, बोले 51, और काले कितने रह गए, बोले 25। काले पत्ते 25 हैं, 25 संभावनाएं, लेकिन पत्ते अब टोटल 51 है। जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, और ये 25/102 आ जाएगा, 25/102 आ जाएगा। अगर आप इस वैल्यू को इस फॉर्मूले में रख लेते हैं तो इसको हल करके देखना, यही आंसर आएगा। लेकिन इसको हल करने में हमें लगे 15 से 20 सेकंड, और इस पूरे सिस्टम को हल करेंगे तो लग जाएंगे 1.5 से 2 मिनट। तो ये चॉइस आपकी है कि आपको किस तरीके से जाना है, आंसर दोनों से एकदम सही आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है कि यदि 3 की पावर a प्लस बी बराबर 81 हो, 3 की पावर a प्लस बी बराबर, क्या मैं 81 को 3 की पावर 4 लिख सकता हूँ? आपने कहा बिल्कुल। इससे क्या होगा कि जब बेस समान होंगे तो घातें आपस में बराबर हो जाती हैं, यानी a प्लस बी का मान 4 आ जाएगा। और 5 की पावर a माइनस बी है, और इधर लिखा है 25, तो इसको 5 की पावर 2 लिख सकते हैं, 5 की पावर 2, यानी बेस समान, तो a माइनस बी का मान कितना आ गया, तो हम बोलेंगे a माइनस बी बराबर 2। अब इसको हल करते हैं हम, तो b से b काट दो, तो 2a बराबर 6 आ गया, तो a बराबर कितना आ जाएगा, 3। a बराबर 3 और a b बराबर 4 है, तो b का मान 1 आ गया कि नहीं सर? दोनों को जोड़कर 4 आता है, अकेले a का 3 है, तो b का मान 1 होगा। लेकिन हमसे पूछा गया सर कि a स्क्वायर बटे b बताओ, a स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर बटे b यानी 1, तो 9/1 क्या होता है, 9, 9/1 9 होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है। सिंप्लीफिकेशन में आपको पता है बॉडमास का नियम लगता है, और ये आप जानते होंगे, मैं आपको बताऊंगा नहीं। b का मतलब यहाँ पर ब्रैकेट होता था, मतलब हम ये मानते हैं कि ब्रैकेट से कहानी की शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन की, लेकिन उससे पहले होता है वर्नाक्यूलर ब्रैकेट, यानी बार, v होता है, v वर्ड मास होता है एक्चुअल में ये। तो ये v का मतलब क्या होता है, ये बार होता है, यानी हमें इस बार को सॉल्व करना पड़ता है पहले, ब्रैकेट से भी पहले इस बार को सॉल्व करना पड़ता है। अगर हम इस बार को सॉल्व करेंगे तो साइन नहीं देखते, हम ये देखेंगे 6 में से 3 घट रहा है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ऐसे मान के चलो, तो 6 में से 3 घटाया तो कितना बचेगा, 3, तो माइनस का 3 बच जाएगा। अब 21 में से 3 घटाया तो यहाँ कितना आ जाएगा, 18, 21 में से 3 घटाया तो 18 माइनस का आ गया, ये माइनस का 18, ये प्लस का 13 है, प्लस के 13 में से माइनस का 18 गया तो माइनस का 5, अब माइनस का 5 इधर बाहर जाएगा तो ये प्लस का 19 आएगा, और यह माइनस का 17 है, माइनस के 17 में से सर ये बाहर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस प्लस के 17 में से माइनस का 19 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा। बस इतना सही क्वेश्चन था, इसमें मेन बात थी इस बार को सॉल्व करना, और कुछ भी नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है रेशो प्रोपोर्शन का, कि ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है, ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है, ये इनकी इनकम का रेशो, और इनके खर्चों का अनुपात कितना है, खर्चों का अनुपात 1:2 है, खर्चों का अनुपात 1:2 है। अब मैंने कहा इसका इसमें गुणा कर लो, इसका इसमें गुणा कर लो। अच्छा, इनकी बचत भी दे रखी है मुझे, बचत कितनी दे रखी है, पहले की 400 है और दूसरे की 100। अब देखो हल करने के वैसे तो कई तरीके होते हैं, मैं एक बढ़िया सा तरीका बताता हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का,
3 का 2 में गुणा करोगे 6 आएगा, 2 का 1 में गुणा करोगे 2 आएगा। इन दोनों का अंतर ले लो, कितना आ गया इन दोनों का अंतर, कुल अंतर आ गया 4। फिर इस 1 का गुणा 100 में करो तो 100 आ गया, और 2 का गुणा 4 में करो तो ये 800 आ गया। 2 का गुणा 400 में करोगे तो 800 आ गया। इन दोनों का अंतर ले लो, इन दोनों का अंतर कितना आ गया, बोले 600 आ गया, सॉरी 700। 800 100 का अंतर कितना आ गया, 700। 7 यूनिट, 4 यूनिट का मान 700 है। यहाँ से डायरेक्ट क्या निकलेगा, इनकम निकलेगी। और मुझे यही बताना था कि बी की इनकम कितनी है। सर बी की इनकम कितनी है, 2 यूनिट। अगर 4 यूनिट का मान 700 है तो 2 यूनिट का मान इसका आधा हो जाएगा कि नहीं, 350। तो ये बी की यूनिट इनकम हो जाएगी, ये बी की इनकम हो जाएगी 350 रुपये, 350 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है डिविजिबिलिटी का, विभाज्यता का। डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए सर इस क्वेश्चन को करने के लिए। सवाल है 17,9x091 बाय, और ये किससे डिविजिबल है सर, 88 से। किससे, 88 से। अब मैंने कहा 88 के फैक्टर आप करते हो तो 8 गुणा 11 होता है, 11 8 88, 11 8 88। 11 8 88 का मतलब ये है कि ये संख्या 88 से अगर डिविजिबल है तो ये 8 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 11 से भी। तो मुझे दोनों की प्रोबेबिलिटी चेक, सॉरी दोनों की ही प्रॉपर्टी चेक करनी पड़ेगी कि 8 से भी डिवाइड करके देखना और 11 से भी डिवाइड करके। चूंकि x और y दोनों के मान नहीं है सर, 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अंतिम 3 अंक अगर 8 से डिवाइड हो जाए, अंतिम 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो जाए तो ये पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो मैंने कहा अगर इसको 8 से डिवाइड करना है तो 1 रखने पर ये 8 से डिवाइड नहीं होगा। मैंने कहा अगर y का मान मैं 2 रख दूं तो 8 एकम 8, 1 बचेगा 11, 8 एकम 8, 3 बचेंगे 32, 8 चौके 32। यानी y का मान 2 आ सकता है मिनिमम, मैक्सिमम कुछ और भी हो सकता है, पर फिलहाल हम मिनिमम का केस लेके चलेंगे, ठीक है। अब x का मान क्या आएगा, बोले सर अब 11 की प्रोबेबिलिटी वो लगाओ डिविजिबिलिटी। अभी हमने डिविजिबिलिटी लगाई थी 8 की, अब हम 11 की लगाएंगे। तो 11 की डिविजिबिलिटी का नियम क्या कहता है सर, 11 की डिविजिबिलिटी का नियम कहता है ऑल्टरनेट नंबर का सम, इनका सम करो, 1 और 9 10, 10 और 1 11, और 9 7 x 9, और ये y का मान 2 है, तो 9 2 11, 11 और 7 18। इनका जो अंतर है या तो 0 आ जाए या फिर 11 आ जाए, या 11 का मल्टीपल आ जाए। सर इन दोनों का अंतर, अच्छा यहाँ 18 प्लस x भी तो है, इनका अंतर या तो 0 आ जाए या फिर 11 या 11 का मल्टीपल आ जाए। सर ये 18 तो 11 से ज़्यादा है और मुझे अंतर या तो 0 चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल या 11 चाहिए। मैंने कहा 11 अंतर ले आते हैं, कैसे, x का मान अगर 4 रख दें तो 18 4 22 हो जाएगा, 22 में से 11 जाएगा तो 11 बच जाएगा। तो x का मान कितना आना चाहिए सर, 4 आना चाहिए। तो x का मान तो सर 4 आना चाहिए, y का मान तो। अब वो कह रहा है कि मुझे ये बताओ 5x प्लस माइनस 8y का मान क्या होगा, 5x 8y। x का मान 4 रखोगे तो 20 बन जाएगा, माइनस 8 दूनी 16, उत्तर आ जाएगा 4। उत्तर क्या होगा, 4। समझ पाए बात को। नेक्स्ट, घनाभ की भुजाएं 1 2 3 के अनुपात में तथा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 352 वर्ग सेंटीमीटर है, तो हमें बताना है घनाभ का आयतन कितना होगा। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। पहले तो उसका रेशो लिख लेते हैं, 1:2:3। मैंने मान लिया कि ये 1x 2x और 3x है, इसमें से एक लंबाई होगी, एक चौड़ाई होगी और एक ऊंचाई होगी, ऐसा कुछ मान लेते हैं। आप आगे पीछे ही मान लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले को लंबाई दूसरे को चौड़ाई उसको ऊंचाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर व्यवहारिक रूप से हमें ऐसा लगता है कि लंबाई सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकालूँ तो क्षेत्रफल कहता है 2 × LB + BH + LH। हालांकि ये फॉर्मूला आपको पता होगा। और इसका मान कितना दे रखा है, 352। हमने कहा इस 2 से 352 को उड़ा दो तो 176 आ जाएगा। और LB करोगे, L और B 3 दूनी 6x² प्लस BH करोगे तो 2x² प्लस LH करोगे तो 3x²। गुणा करके मैंने डायरेक्ट लिख दिया, और x और x का गुणा होगा तो x² हो जाएगा कि नहीं, 176। 6 2 8 1 9, कितना हो गया ये 9, 9x² बराबर 176। 9 से काटो जरा इसको, 9 एकम 9, 176 आ रहा है क्या, 17 6, अच्छा ये 9 नहीं बन रहा ना, 11 बन रहा है, सॉरी ये था
11, 6 2 8, 8 3 11, 11x² बराबर 176। अब इसको काट देना यहाँ से, 11 से 11 कम 11, 11 छिंके 66, 16, x² बराबर 16 है तो x बराबर कितना आ जाएगा 4। x बराबर 4 आ गया। वो अभी भी हमसे क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो मैं इनकी वास्तविक वैल्यू लिख सकता हूँ, ये 4, ये 8 और ये 12, 4 8 12। हमको चाहिए आयतन। सर आयतन क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तीनों का गुणनफल। 4 8 32 गुणा 12, 12 दूनी 24, 12 3 36 और 2 38, 384। 384 डी इज द करेक्ट उत्तर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 कि ए और बी त्रिज्या समान ऊंचाई के दो ठोस शंकुओं को पिघलाया जाता है और एक ठोस गोले में ढाला जाता है जिसकी त्रिज्या c सेंटीमीटर है। तो शंकुओं की ऊंचाई आपको बताना है। मैंने कहा दो शंकु हैं, शंकुओं की ऊंचाई बताना है और उनकी त्रिज्याएं अलग अलग हैं। शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है? शंकु का क्षेत्रफल होता है 1/3, सॉरी क्षेत्रफल कह रहा हूँ, आयतन, क्योंकि आयतन की बात होगी जब हम एक 3 डायमेंशनल फिगर से कोई दूसरा 3 डायमेंशनल बनाते हैं तो उनके आयतन बराबर होते हैं। 1/3 पाई r1 का स्क्वायर इंटू एच, ऊंचाई समान है, प्लस 1/3 पाई r2 का स्क्वायर इंटू एच। आपको पता है कि पाई यहाँ भी है, पाई यहाँ भी है, एच यहाँ भी है, एच यहाँ भी है, तो क्या मैं इसको कॉमन लेके लिख दूँ? ऐसे कैसे लिखूँगा? पाई एच को कॉमन लेके लिख दूँ, r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर, है ना। ये किसका आ गया? दोनों शंकुओं का आयतन। और इनको पिघलाकर एक गोला बनाया जा रहा है। गोले की त्रिज्या c है। गोले का क्षेत्रफल कितना होता है? बोले 4/3 पाई r³ मतलब, अच्छा r3 का क्यूब कर देता हूँ क्योंकि r सब क्या अलग अलग है। अब देखो पाई से तो ये पाई खत्म हो जाएगा, 3 से ये 3 कट जाएगा, यहाँ पे 4 बचा या h बचा। ठीक है, h का मान मुझे निकालना है, शंकुओं की ऊंचाई बतानी है। तो देखो h इंटू r1, पहली त्रिज्या कितनी है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये ब्रैकेट में बराबर 4 इंटू c का क्यूब, c का क्यूब हो जाएगा भाई, c का क्यूब हो जाएगा। मुझे h का मान बताना है तो क्या बोलूँगा मैं? 4c³ बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये सवाल मुश्किल नहीं था भाई, सवाल बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, बस ये भी नहीं आएगा यार, ये भी नहीं आएगा, लास्ट वाला आएगा d, 4c³ है। मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, मुश्किल इसमें जो नंबर से दिए थे, नंबर की जगह ABCD दिए थे, वो कन्फ्यूजन पैदा करने वाले थे कि अगर आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन हो गया तो आंसर तक ना पहुंच पाओ। देखो नंबर होते हैं ना तो कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान होती है और हम अभ्यस्त भी उसके होते हैं तो हमें वो आसान भी लगता है। चलिए एक और प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है कि एक पासा और एक सिक्का एक साथ फेंका जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि पासा सम है और सिक्का हेड को दर्शाता है। सर पासे पर 6 नंबर आते हैं जिसमें से सम क्या क्या होते हैं? बोले 2 4 6, यानी 3 संभावनाएं 6 में से। और एक बात और याद रखना कि अगर एक साथ फेंका जाए इसकी क्या प्रायिकता होगी कि पासा एक सम संख्या और या इंग्लिश में एंड लिखा है तो प्रोबेबिलिटी को क्या करते हैं? गुणा करते हैं। और सिक्के पर हेड आ जाए तो हेड एक आ सकता है 2 में से, बस इसको ही हल करना था। 3 से 2 बार कट गया, 1/4 इज द सही उत्तर। बात खत्म। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि अरुण के व्यय और बचत का अनुपात, यानी खर्चा और सेविंग का अनुपात कितना है? 5:3 है, 5:3 है। तो मैंने कहा इनकम कितनी होगी? आपने कहा 5 और 3 8 इनकम होगी। इसी में से 5 खर्च कर रहा, 3 बचा रहा, तो 8 इनकम होगी। अब वो कहता है कि इनकम 12% बढ़ जाती है, तो हमने कहा इसके आगे 2 जीरो लगा लो, सबके आगे 2 जीरो लगा लो, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ये 12% बढ़ जाती है, इसका 12% कितना होएगा? 96। तो ये कितनी हो जाएगी बढ़कर? 896। और ये कितना बढ़ जाता? 15%, इसका 15% कितना हो जाएगा बेटा? 75। तो ये 575 हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना, मुझे इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इनकम आपकी 96 बढ़ी लेकिन खर्चा आपने 75 बढ़ा है, तो बचत बच गई, कुछ पैसा पहले से ज़्यादा बचा लिया, यानी कितना बचा लिया? 21 रुपये। इन दोनों में अंतर कितने का? 321 का है। तो जो पहले 300 बचते थे अब 321 बच रहे हैं। या तो आप इसको इसमें से घटा लेना, केवल 96 से 75 घटा लेना, और जो एक्स्ट्रा बचेंगे वो 300 में जोड़ के लिख देना, या फिर 896। ऐसे सोचो कि पहले 800 कमाता था, अब 896 कमा रहा है, पहले 500 उड़ाता था, 575 उड़ा रहा है, यानी बचा कितने रहा? 321। तो कह रहा है कि श्रीमान ये बताओ आपकी बचत कितनी बढ़ गई? तो आपने कहा श्रीमान 21 रुपये बढ़ी। ये 21 रुपये प्रतिशत में बताने, कहाँ से बढ़ी है? बोले 300 से।
तो 100 पर कितनी पड़ी ये बता दो। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 3 से काटोगे 7% आ जाएगा, 3 से काटने पर 7% उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी नंबर सिस्टम का सवाल है। नंबर सिस्टम का, अब एक तरफ करनी यानी रूट लगा है, एक तरफ रूट नहीं है, तो आपके दिमाग में आता है रूट हटाने के लिए स्क्वायर कर दो, पर मैं कहूँगा पहले सॉल्व करने की कोशिश तो करो। इसके नीचे कुछ नहीं, एक मान लो, इसके नीचे कुछ नहीं, एक मान लो, एलसीएम लो। एलसीएम लिया 64 आ गया, यहाँ 64 प्लस 36, तो ये कितना हो जाएगा, सीधा 100 हो जाएगा जोड़ने पर। 64 प्लस 36 100 बटे 64, रूट डला है। और इधर एलसीएम लूँगा, यहाँ 1 है तो एलसीएम तो 4 आएगा, 4 दूनी 8, यानी 8 प्लस है। अब मैंने कहा रूट हटाएंगे तो 100 का एलसीएम 100 का स्क्वायर रूट 10 आएगा और 64 का 8 आएगा, बराबर 8 प्लस a बटे 4। 4 से इसको काट दो 2 बार, 2 से काट दो 5 बार। अब 8 इधर जाएगा तो a बराबर कितना आ जाएगा, -3। 8 जाके माइनस होगा तो क्या आ जाएगा, -3। डी इज द करेक्ट उत्तर। बस इतना सा ही क्वेश्चन था भाई, बहुत आसान था। नेक्स्ट अगला एलसीएम का क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 3, 4, 18, 60 और 108 से पूर्णतः भाग होगी। जब वो छोटी से छोटी की बात करेगा तो हमें लेना होता है एलसीएम। एक तो एलसीएम लेने का तरीका ये कि टेबल बनाओ, सबको भाग लगाते चलो, बहुत ओल्ड मेथड है। अगर आप उससे जाते हो टाइम टेकिंग है, बिना मतलब का टाइम खराब होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। दूसरा तरीका क्या है बेटा, आप ये देखो कि इनमें बड़ा नंबर कौन सा है जो सब के मल्टीपल, मतलब सब उससे भाग हो जाए, सारी संख्याओं से वो भाग हो जाए। तो आप देखेंगे कि सर 3 से तो 108 भाग हो ही जाता है, 4 से भी 108 भाग हो जाता है, 18 से 6 बार हो ही जाता है। तो मैंने कहा इनका तो एलसीएम लेने में कोई योगदान है ही नहीं, इनका यूज़ करो मत, क्योंकि 108 के बच्चे हैं ये 108 बोलता है इनसे बच्चा है तू मेरा। अब ये तीनों बच्चे हैं तो इनकी ज़रूरत है नहीं, ये दोनों अलग अलग लग रहे हैं मुझे। तो मैंने कहा इसके मैं ऐसे 2 फैक्टर बनाऊं जो इनमें दोनों में कॉमन हो, 12 पंजे 60, और इसके बनाऊं तो 12 निम्मे 108। एलसीएम में कहता है कि जो बड़ी संख्या दोनों में से एक बार लिख लो, 5 और 9 अलग अलग हैं तो 5 भी लिख लो और 9 भी लिख लो। तो 12 पंजे 60, 60 में 9 का गुणा करोगे तो 540 आ जाएगा। ये इसका एलसीएम आ गया भाई। लेकिन एलसीएम से काम नहीं चलेगा, वो ये कह रहा है कि ऑप्शन में से बताओ वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो इनसे पूर्णतः क्या है, वर्ग संख्या बतानी है, यानी वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। वर्ग संख्या बतानी है मतलब परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। सर परफेक्ट स्क्वायर 3600 भी है, 6400 भी है, 8100 भी है, ये नहीं है तो एक तो उत्तर गलत हो गया। अब मैंने कहा 540 से 3600 कटेगा क्या, 3600 540 से कट गया तो ये सही है। हमने काट के देखा, 9 से 6 बार, 9 से 40, 40 बटे 6 आ जाएगा, नहीं कटेगा सर, पूर्णतः नहीं कट रहा। 6400 तो कटेगा ही नहीं यार फिर, क्योंकि उसमें 9 का मल्टीपल है, 6 का मल्टीपल है, इसमें ना तो 9 का मल्टीपल है ना 6 का मल्टीपल है। तो हमने 8100 को पकड़ा और भाग लगाया 540 से, और इसको तो कटना ही पड़ेगा फिर। 1 0 से 1 0, 18, 9 से काटो 6 बार, 9 से काटो 9 9 81 90, और 6 से ये 15 बार कट जाता है, 15 6 90। तो 8100 ही एकमात्र ऐसा पूर्ण वर्ग है जो 540 से भाग हो जाएगा, और वही इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है मेरा कि यदि किसी दिए गए भिन्न के अंश में 60% की वृद्धि होती है जबकि हर में 300% की। जब भी आपको अंश हर वाले सवाल आए तो आप अंश और हर कुछ मान लो x बटे y, मैंने मान लिया। और हम परसेंटेज में ये बात जानते हैं और हम पढ़ के आए हैं कि परसेंटेज में हर वैल्यू का मान 100% होता है। x पहले से 100% है, y पहले से 100% है। अगर x में 300% की वृद्धि हो जाएगी तो बढ़कर कितना हो जाएगा, बोले 400। सॉरी, अंश में 60% की वृद्धि हो रही है, अंश में 60% की वृद्धि हो रही है तो बढ़कर 160% हो जाएगा। और हर में 300% की वृद्धि हो रही है तो हर 100% पहले से था, 300 और बढ़ गया तो ये 400% हो जाएगा। चूंकि परसेंट से परसेंट कट जाएगा, मैंने लिखा नहीं। वो कहता है कि अंश और हर का अनुपात 52:65 हो जाता है। इसका मतलब ये है कि ये 52/65 हो जाता है, 52/65 हो जाता है। अब देखो 13 चौके 52 होते हैं, 13 पंजे 65 होते हैं। 1 0 से तो 1 0 कट जाएगा, बाकी 40 यहाँ जाएगा, 16 यहाँ जाएगा। तो मुझे तो x बटे y का मान ही निकालना था, यानी 4/5
गुणा में 40 ऊपर और 16 नीचे। अब 8 से तो काट ही सकते हैं इनको कि नहीं, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 5 से 5 उड़ जाएगा, 2 से 2 बार कट जाएगा, यानी 2/1। 2/1 बोलो या 2 बोलो एक ही बात है, जो कि ऑप्शन बी के अंदर देखने को मिलेगा आपको। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, ये है बार का। बार कैसे पता चलेगा कि सर बार का है? देखो यहाँ 3.1323232 करके लिखा है, डॉट डॉट डॉट, मतलब ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। अगर बार नहीं लगा है तो हमें समझना पड़ेगा। मैं इस पर बार कैसे लगा सकता हूँ? 3.1 323232, इसका मतलब ये 3 के बाद भले 2 नहीं लिखा है, पर ये डॉट 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 इनफाइनाइट तक जा रहा है। इसका मतलब ये है कि 3.1 रिपीट नहीं हुआ, 32 32 32 रिपीट होते जा रहे हैं, तो 32 पर बार लगा दो सर। 3.132, 3.132। अब बार अगर आपने पढ़ा है तो आपको ये पता होगा कि सर इनको हल कैसे करते हैं। दशमलव के पहले वाली संख्या को तो हम प्लस में बाहर कर लेते हैं, और जो 132 है लेकिन 2 नंबर पर ही बार लगा है तो 132 लिखेंगे, जिस पर बार नहीं लगा उसको इसमें से घटा देते हैं, डिवाइडेड बाय जिन 2 नंबर पर बार लगा उनके लिए 2 बार 9 आएगा, और जिस पर बार नहीं लगा उसके लिए 0 आता है। अब आपने देखा ये क्या है, 3 प्लस 131/990। एलसीएम लेना पड़ेगा यहाँ से, यहाँ तो कुछ है नहीं, तो ये एलसीएम आया 990। अब 3 में गुणा करेंगे तो एक तो 0, 3 9 27, 27 2 29 प्लस 131, जोड़ दो जरा, 1 जोड़ोगे तो 1, 3 7 10, 1 9 10 और 1 11, 2 1 3 बटे में 990, बटे में 990। 3101/990 ऐसा किसी ऑप्शन में है? सर ए ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है। कोई भी सवाल आपको हल्का फुल्का नहीं लगा होगा, सबके सवाल थोड़े ढंग के लिए थे, जो भी सवाल बन सकते थे टॉपिक से वो अच्छे से अच्छा सवाल लिया। जैसे मैंने बार से भी लिया तो वो बेसिक सवाल नहीं लिए कि 0.7 पर बार तो 7/9 लिख दो, सर वो बेसिक सवाल है। मुझे उम्मीद है कि आपने अगर प्री में पढ़ा होगा, प्री में मैथ्स पढ़ा होगा तो वो सवाल पढ़ लिए होंगे। ठीक है, चलिए, तो ये आज का हमारा जो सेशन है वो यहीं कंप्लीट होता है। सेशन कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आप इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसको ज्वाइन करने के बाद आपको सारी पीडीएफ यहाँ पर मिल जाएंगी। पुराने लेक्चर की लिंक चाहते हैं वो भी यहाँ पर मिल जाएगा, और पहले के नोट्स पीडीएफ कुछ भी चाहते हैं वो सब कुछ इसमें अवेलेबल है। चलिए, तो ये क्लास कैसी लगी है जरूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।